अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप, द ओनली शो पूरे पाकिस्तान में जो आपको पाकिस्तान की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ देता है एंड देन ग्लोबल एज वेल। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी बियॉन्ड द हेडलाइन नंबर्स, ना सिर्फ के इम्प्रूव क्या कर रहा है लेकिन ये सब कितना सस्टेनेबल है। तो शुरू करते हैं विद वन ऑफ द मोस्ट इंकरेजिंग ट्रेंड्स इन पाकिस्तान एक्सटर्नल सेक्टर राइट नाउ, आईटी एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट्स पहुंच गए हैं $356 मिलियन पे इन नवंबर 2025, जो 14% का इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर। मंथ ऑन मंथ एक 8% का डिप था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों के लिए। इस डिक्लाइन के साथ भी एक्सपोर्ट्स थे 12 महीने के एवरेज से ऊपर एंड क्यूमुलेटिव आईटी एक्सपोर्ट्स पहले 5 महीने ऑफ फिस्कल ईयर 2026 क्रॉस कर गए हैं $1.8 बिलियन, जो दिखा रहा है 19% की ग्रोथ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है, आईटी एक्सपोर्ट सीजनल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसिंग साइकिल्स, ग्लोबल हॉलीडेज़ का इफेक्ट होता है। इसलिए एनालिस्ट देखते हैं डेली प्रोसीड्स एंड वो एक्चुअली इम्प्रूव हो गई हैं टू $17.8 मिलियन पर डे इन नवंबर। तो इस ग्रोथ के पीछे ड्राइवर क्या चीज़ है? सबसे पहला फैक्टर है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। पाकिस्तानी आईटी कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं अग्रेसिवली जीसीसी मार्केट्स में, जहां डिमांड है फिनटेक की, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विसेज, सब इन सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। सेकंड चीज़, और ये बहुत क्रिटिकल है, स्टेट बैंक पॉलिसी सपोर्ट। स्टेट बैंक ने एक्सपोर्टर्स के लिए फॉरेन करेंसी रिटेंशन लिमिट 35% से बढ़ा के 50% कर दी है। मतलब कि एक्सपोर्टर्स अपनी अर्निंग्स का ज़्यादा हिस्सा डॉलर अकाउंट्स में रख सकते हैं। इससे रिपेट्रिएशन इम्प्रूव हुई है बिकॉज एक्सपोर्टर्स को लगता है कि वो कम फोर्स्ड हैं टू कन्वर्ट एट अनफेवरेबल टाइम्स। पाशा के सर्वे के मुताबिक 62% आईटी कंपनीज अब स्पेशलाइज्ड हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, अब स्पेशलाइज कर रही हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में और यूज़ कर रही हैं। एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, ना सिर्फ एक वन टाइम बूस्ट। लेकिन फिर भी हमारा जो टारगेट है वो बहुत एम्बिशियस है। गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर 26 का अगर हम टारगेट देखें तो $5 अरब का है, जबकि उड़ान पाकिस्तान प्लान फिस्कल ईयर 29 तक 10 बिलियन इन्विजन करता है, इम्प्लाइंग कि आपकी 27% एनुअल ग्रोथ होगी। मार्केट एस्टिमेट्स ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, जो हैं अराउंड $4.5 अरब 26 के लिए। एंड जो गैप है एम्बिशन और एग्जीक्यूशन के बीच में, ये वो जगह है जहां पॉलिसी कंसिस्टेंसी टेस्ट की जाएगी। जितनी बेहतर कंसिस्टेंसी होगी उतना बेहतर हमारा ग्रोथ होगी उस चीज़ में। तो अब जूम आउट करके अगर हम लिक्विडिटी देखते हैं इनसाइड द इकोनॉमी, आज स्टेट बैंक ने कंडक्ट किया मैसिव ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें इंजेक्ट हुए 983 बिलियन रुपीज़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम। तो मैं पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करती हूँ। सिंपली पुट, ओएमओ ऑपरेशन जो हम कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या हैं? ये एक तरीका है जहाँ स्टेट बैंक पाकिस्तान लिक्विडिटी मैनेज करता है। जब बैंक्स के पास पैसा कम हो, लिक्विड कैश, स्टेट बैंक रिवर्स रिपो के थ्रू फंड्स लेंड करता है कोलैटरल के अगेंस्ट, यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि टी-बिल्स या पीआईबीज। इस केस में 661 बिलियन इंजेक्ट हुआ वाया कन्वेंशनल रिवर्स रिपो एंड 322 वाया शरिया कंप्लाइंट मुदारबा बेस्ड ओएमओ फॉर इस्लामिक बैंक्स। ये अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ लिक्विडिटी। इससे ये सब मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये हमें बताता है कि लिक्विडिटी प्रेशर अभी भी एग्जिस्ट करता है सिस्टम में। बैंक्स को शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए होते हैं ताकि वो क्रेडिट डिमांड मीट करें एंड दे कैन पास ऑन लिक्विडिटी। गवर्नमेंट बोरोइंग के लिए चाहिए होती है एंड सेटलमेंट नीड्स के लिए। तो लार्ज ओएमओज ऑफन सिग्नल करते हैं कि टाइट मनी कंडीशंस फुली ईज नहीं हुई हैं। सो इवन दो आपकी पॉलिसी रेट कट्स आए हैं, लिक्विडिटी फिर भी खिंची है मार्केट से। और इसी का लिंक हम देखते हैं कंज्यूमर क्रेडिट में। ऑटो फाइनेंसिंग एक स्ट्रॉन्ग बैरोमीटर मिडिल क्लास कॉन्फ्रेंस का जो होता है, इट्स नाउ ग्रोन फॉर 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स। ऑटो लोन्स 318 बिलियन रुपीज़ पहुंच गए नवंबर कंपेयर टू 315 बिलियन ऑन अक्टूबर। ये फिर भी है बिलो द 368 बिलियन पीक ऑफ जून 2022, लेकिन डायरेक्शन मैटर करती है। सबसे बड़ा ड्राइवर इंटरेस्ट रेट्स। पॉलिसी रेट 22% से कट के 10.5% तक आ चुकी है एंड रिसेंट जो आपका 50 बेसिस पॉइंट्स विच ब्रॉड फ्रॉम 11 टू 10.5, दैट गिव अ लॉट ऑफ सपोर्ट। ऑटो सेल्स नंबर्स कंफर्म करते हैं 48% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द फर्स्ट 5 मंथ्स फिस्कल ईयर 26। लेकिन यहाँ भी एक कंस्ट्रेंट है, ₹3 मिलियन का लोन कैप। कार प्राइसेस इन्फ्लेट हो चुकी हैं एंड फाइनेंसिंग लिमिट्स अब मार्केट रियलिटी से मिसमैच हो रही हैं। अगर कैप रिवाइज नहीं होता तो रिकवरी बहुत शैलो रह सकती है।
अब बात करते हैं गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क की, बिकॉज ग्रोथ विदाउट ट्रस्ट इज फ्रैजाइल। FIA का अरेस्ट इन 46 मिलियन रुपी पेंशन फंड फ्रॉड ना सिर्फ एक क्रिमिनल केस है, ये सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटी दिखाता है। पेंशन फंड्स लॉन्ग टर्म सेविंग व्हीकल्स होते हैं और जब फोर्ज चेक्स और फेक सिग्नेचर्स के थ्रू साइफरिंग होती है, ये कॉन्फिडेंस इरोड करता है इंस्टीट्यूशनल कस्टोडियनशिप पे। अथॉरिटीज़ से मनी ट्रेल ट्रेस हो रहा है एंड ज़्यादा अरेस्ट शायद फॉलो हों, लेकिन बिगर क्वेश्चन है कंट्रोल्स, ऑडिट्स, ओवरसाइट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना सिर्फ ग्रोथ नंबर्स के बारे में होती है, क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ना अगर हम एनर्जी की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान का क्रॉनिक प्रेशर पॉइंट पावर जनरेशन फेल 19% मंथ ऑन मंथ इन नवंबर। सीजनल डिमांड डिक्लाइन की वजह से ईयर ऑन ईयर ये फ्लैट था, लेकिन कॉम्पोजिशन इज़ व्हाट मैटर्स। हाइडल जनरेशन 10% इंक्रीज हुई ईयर ऑन ईयर, हिटिंग हाइस्ट इन नवंबर लेवल एवर। न्यूक्लियर और हाइडल मिल के अब डोमिनेट कर रहे हैं इस मिक्स को। रिजल्ट क्या है? फ्यूल कॉस्ट डिप होगी 6.16 रुपीज़ पर यूनिट, वेल बिलो रेफरेंस। इसकी वजह से डिस्कोज अब नेगेटिव फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट ढूंढ रहे हैं और ₹0.72 पर यूनिट। इसका मतलब है कंज्यूमर रिलीफ। लेकिन कैच ये है, जनरेशन एफिशिएंसी का ये मतलब नहीं है कि लोअर टैरिफ्स एंड डेट सर्विसिंग एंड सिस्टम लॉसेस कि ये चीज़ें सब हाई रहेंगी। विच ब्रिंग्स अस टू PSO's वार्निंग सिग्नल। पाकिस्तान स्टेट ऑयल फेस कर रहा है 54 billion rupees stuck in sales tax refunds and total receivables of 732 billion. Even though no new circular debt has accumulated since Feb 2024, cash flow pressure is real. PSO is asking for zero rating of petroleum products, meaning के no sales tax, ताकि उनकी liquidity नहीं चोक हो। Otherwise, companies rely करते हैं short term borrowing पे, जिसकी वजह से उनको interest देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी finance cost increase होती है and ultimately वो चीज़ feedback होती है वापस prices में। To add to this, LNG complications, 24 LNG cargo diversions जो planned थी 2026 के लिए, because power producers अब reluctant हैं to lift committed supplies. ये एक reminder है कि energy contracts ना लेकिन इतनी जल्दी adjust नहीं करते जितनी जल्दी demand adjust करता है। Pakistan has formally asked Asian Development Bank for additional financing to deal with 1.7 trillion rupees की circular debt and refinance rupees 1.25 trillion commercial loans at cheaper, longer tenors. Why? क्योंकि current debt service हो रही है via a 3.23 per unit surcharge electricity consumers पे। ये suppress करता है demand and लोगों को solar की तरफ push करता है, हमारी grid को destabilize करता है। Government की argument बहुत simple है, cheaper, longer term debt, smart metering, grid investment, lower tariffs, higher consumption जो stabilize करता है पूरे system को। Asian Development Bank financing शायद support कर सके smart meters को, private investment transmission and debt swaps, all essential अगर पाकिस्तान को एक competitive power market चाहिए हो। Now, logistics, एक often ignored but critical sector। 10 दिन का जो आपके गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हुई है ना, फाइनली इट्स एंडेड, लेकिन कॉस्ट क्या थी इस पूरी? टेक्सटाइल लॉसेस अकेले आर एस्टिमेटेड एट $500 मिलियन। रॉ मटेरियल मूवमेंट रुक गई, एक्सपोर्ट्स डिले हो गए, डिम्यूरेज पाइल्ड अप, गवर्नमेंट अपनी फाइन्स पे कंसीड हो गई, एक्सल लोड इन्फोर्समेंट हुआ, लाइसेंस इश्यूज, इवन कमिटेड लैंड फॉर ट्रक पार्किंग एंड बाईपास एक्सपेंशन। ये पूरा एपिसोड दिखाता है कि नॉन इकोनॉमिक बॉटलनेक्स किस तरह और कितनी तेज़ी से आपके इकोनॉमिक गेन्स को वाइप आउट कर देते हैं। आप रिजर्व्स को स्टेबल कर सकते हैं, रेट कट्स कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉजिस्टिक्स फ्रीज हो गई आपकी ग्रोथ फौरन कोलैप्स कर जाती है। फाइनली लेट्स टाई एवरीथिंग टू आवर करंट अकाउंट जो नवंबर में $100 मिलियन के सरप्लस पे पोस्ट हुआ, रिवर्सिंग अक्टूबर डेफिसिट। लेकिन ये लार्जली आया आपकी इम्पोर्ट कंप्रेशन पे, नॉट फ्रॉम एक्सपोर्ट एक्सपेंशन। Exports fell 10%, imports fell 12%, which is why the current account surplus, July, November, fiscal year 2026, our current account is still at $812 million in deficit, while trade deficit has ballooned to $37 billion. हमारे सिस्टम को कौन सी चीज़ें फ्लोट रख रही है? Remittances, averaging $3.2 billion per month, with fiscal year 26 expected to hit $40 billion.
स्टेट बैंक गवर्नर ने कंफर्म किया $25.8 बिलियन एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग फॉर फिस्कल ईयर 26। इसमें से बहुत ज़्यादा हैज़ बिन रोल्ड ओवर अगेन, शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ बफर, लेकिन हमारी डिपेंडेंस वही है। पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है, यस, आईटी एक्सपोर्ट्स, लिक्विडिटी सपोर्ट, कंज्यूमर क्रेडिट, एनर्जी में, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, ना सिर्फ टेम्प्रेरी कुशंस। एक्सपोर्ट ग्रोथ मस्ट रिप्लेस इम्पोर्ट सप्रेशन, एनर्जी एफिशिएंसी मस्ट बी पेयर्ड विद डेट रेजोल्यूशन, एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को मैक्रो डिसिप्लिन से मैच करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी इज़ नो लॉन्गर द क्वेश्चन, इज ड्यूरेबिलिटी। ऑन दैट नोट वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हिसान और रहमान, who's going to talk a little bit about the economy and the stock market. तब तक grab something comfortable, seat yourself comfortably, grab your chai, coffee, whatever you have at your breakfast, and it's going to be an interesting conversation. Stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Ashla Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. ब्रेक पे जाने से पहले I let you guys know that once we come back we will have a guest with us, ताकि वो थोड़ी और इकोनॉमिक इंसाइट आपके साथ शेयर कर पाएँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं हिसान और रहमान। हिसान, thank you so much for joining us on the show once again today. Thank you so much, Marshall. It's always a pleasure to be with you. So let's talk firstly about the fact कि इस साल, इस फिस्कल ईयर की मैं बात कर रही हूँ, आफ्टर ऑब्वियसली हमारा बेस इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हुआ, so we saw ourselves posting करंट अकाउंट सरप्लस डेफिसिट। लेकिन अगर हम इसके डिवीजन में जाएं तो ये एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की वजह से हमारा करंट अकाउंट सरप्लस नहीं पोस्ट हुआ, ना पहले हुआ है। इट वाज बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ईजिंग, राइट? तो दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। वी नीड एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, लेकिन उस साइड पे काम नहीं हो रहा है। एक टाइम पे पाकिस्तान वाज essentially number one when it came to textile exports. We were the hub for textiles, right? अब आप textiles को देख रहे हैं तो वो तो textile, steel, ये तो almost like मतलब इनका जनाजा निकल चुका है, right? But if we look at anything else, it's services and IT that are kind of holding us afloat. तो यहाँ से what is the step forward? What needs to happen? Personally, if you ask me, I think सबसे पहले super tax needs to go. And what about you? आपको क्या लगता है कि कहाँ से शुरू होती हैं? मतलब ये प्रॉब्लम्स का सलूशन कहाँ से शुरू होगा? माशाल, आपके क्वेश्चन में इसका आंसर है हमारी 70% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी, मगर क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ गए, एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई और टैक्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि आपने बोला सुपर टैक्स का, तो ये तीन चीज़ें खुद ही सवाल में ही आंसर है। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, इन्फ्लेशन अगर 6% है तो इंटरेस्ट रेट आप 6% पे लाएं। इम्पोर्ट का प्रेशर आप नॉन टैरिफ बैरियर से मैनेज करें, जो कि इंडिया करता है। एनर्जी कॉस्ट बजाय इसके कि आप एक स्पेकुलेटिव मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग टूल, क्रिप्टो करेंसी को दें सस्ती बिजली, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को दें जिसमें टेक्सटाइल आ जाता है। और तीसरा, सुपर टैक्स कम करें। टैक्स का पैसा इवेंचुअली बैंकों के पास जा रहा है, लोग अपना जो टैक्स देते हैं वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। पिछले साल 13 ट्रिलियन में से 9 ट्रिलियन सूद की अदायगी यानी कि डेट सर्विसिंग में था, और इस साल 14 ट्रिलियन में से 8 ट्रिलियन है। तो 1 ट्रिलियन तो कम हो गया जब हमने सूद जो है 22% से 11% किया। तो और सूद कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको कम कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल ये तीन चीजें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल में नॉन टैरिफ बैरियर्स एक मैंने बहुत दफा टर्म बोली है कि आप सूद इसलिए भी एक्स्ट्रा रखते हैं, हुकूमत ज्यादा रखती है कि कहते हैं इंपोर्ट पे प्रेशर पड़ जाता है। तो इंपोर्ट आप नॉन टैरिफ बैरियर से मैनेज कर लें। नॉन टैरिफ बैरियर बता देता हूँ, ग्रे एरियाज होती हैं, आप एक रेगुलेटरी लाइसेंसिंग और इस तरह की चीजें कर देते हैं कि यार वो चीज आ ही नहीं सकती। लग्जरी आइटम्स होगी जिनकी जरूरत ही नहीं, जिनका एक्सपोर्ट में कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपकी जितनी लोकल मार्केट है वहाँ से पीपल गो टूवर्ड लोकल सब्स्टिट्यूट्स, एंड ताकि आपके डॉलर्स उन पेमेंट्स में फॉर एज यू सेड नॉन एसेंशियल आइटम्स की तरफ ना जाएं। So if we talk a little bit on the side of the stock market, right? So abhi we see that our stock market is once again going toward it's crossed another all-time high. Obviously हमारे 50 basis points जब cut हुए थे तो वहाँ से हम यही expect कर रहे थे कि obviously people are going to start moving their money away from the debt securities toward the equities. लेकिन एक जो मसला आता है ना पाकिस्तान में, people are not willing to list their companies. मैं खुद personally, I believe you're working on an IPO currently as well, right? तो मुझे बताएं कि जब आप लोग देख रहे होते हैं कि कंपनी को लिस्ट करना है नहीं करना है, what are the biggest issues you face while deciding IPO or not IPO? I think IPO तो एक
बड़ा एक सिंपल सा मामला है जिसमें आप अमीर हो जाती है। वेल्थ क्रिएशन का एक टूल है। तो और आपकी मल्टीपल, आप मतलब अगर ₹1 के मालिक हैं तो आईपीओ के बाद आप ₹10 के मालिक होते हैं। आई थिंक मेनली इशू अवेयरनेस का है। और दूसरा ये है कि 2019 में एक लॉ होता था जिसपे कि इंसेंटिव होता था, आईपीओ लिस्टिंग पे आपको टैक्स इंसेंटिव होता था। तो एक तो उसको रीइंस्टेट कर देना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं, आपकी जो टैक्स बेस है बढ़ेगी, कंपनीज डॉक्यूमेंट होंगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन इशू एक ही है। दूसरा आई थिंक हमारा कल्चरल एक इशू है। वैसे तो हम एक दीनी मुआशरा अपने आप को क्लेम करते हैं, मगर सूद कुरान में, आई डोंट लाइक टू ब्रिंग दिस, बट कुरान में है ऐलान जंग है, मगर वो लोग वैसे रिलीजियस एक होगा सारा मामला रिचुअल की हद तक, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो इंटरेस्ट पेमेंट्स करेंगे। तो ये तो एक अच्छा अल्टरनेटिव है। आपको बैंक से इंटरेस्ट नहीं बैंक को देना पड़ेगा, आप सिंपली पैसा रेस कर सकते हैं एक्सपेंशन के लिए। तो मेन आई वुड से अवेयरनेस का इशू है। दूसरा ये है कि आई थिंक वो एक 2019 में जो रूल था उसको रीइंस्टेट करने की जरूरत है। डेफिनेटली। सो आई पर्सनली एम ऑफ द ओपिनियन के एक तरफ आपकी जीडीपी ग्रोथ इज बिटवीन 2.5 and 3%, लेकिन आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ आई बिलीव इज ऑल्सो समवेयर बिटवीन 2 and 3%, राइट? तो एक्चुअली तो ये नेट ऑफ होके जीरो हो गया, राइट? नहीं मशल, इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि हमें अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ मैच करने के लिए 6% ग्रोथ चाहिए। अगर 6% से ग्रोथ कम होगी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, मुआशरे में बेरोजगारी और वो सारा क्योस फैलेगा। इशू ये है कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट इस टॉप पर हो, उसको इस बात का पता होगा। मैं बहुत से हुकूमती के इदारों के लोगों से बात कर चुका हूँ जिनको इस पता, इट्स अ टाइम बॉम्ब कि वी नीड 6% ग्रोथ। और ग्रोथ तभी आएगी जब आप इंटरेस्ट रेट्स जो हैं नीचे करेंगे, 6% इन्फ्लेशन के करीब लेके आएंगे और इंपोर्ट को नॉन टैरिफ बैरियर से मैनेज करेंगे। सिंपल फार्मूला है। ग्रोथ अगर नहीं होगी तो इकोनॉमी आपकी चोक रहेगी। अभी अब यही है ना कि सस्टेनेबिलिटी वाला मामला है, वो कहते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल है। बिल्कुल। तो वो उसको इंपोर्ट को मैनेज कर ले नॉन टैरिफ बैरियर्स। डोंट यू आल्सो थिंक दैट वन लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक मैनेजिंग आपकी जो इकोनॉमिक साइकिल है इज आल्सो पॉपुलेशन कंट्रोल? जिस तरह मतलब आपको याद होगा when I was growing up at least, the one thing that I think everyone knew about China was कि China में you were only legally allowed to have one child, right? And उसके ऊपर there were certain fees that you had to pay. And then they kind of went toward their population declining, which is when they started incentivizing कि no, have more children. But that really helped their economy develop, especially क्योंकि वो अपने industrial boom के through को experience कर रहे थे, and they were trying to transition from a labor-based economy toward an industrial, more product-based economy, right? तो don't you think population control is also an important factor जिस पे हमें मतलब थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए long term economic planning में? It's a valid point, but I would disagree with that. I think we need growth, क्योंकि हमारे population जो है, आप दो तरीके, या तो आप ग्रोथ कर लें या पॉपुलेशन को कर्ब कर लें। वी आर ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। तो वो एक लॉन्ग रन का है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें कि आप जितनी चादर उस हिसाब से पाँव फैलाएं। बट लो हैंगिंग फ्रूट है कि आप ग्रोथ इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो 2-3 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। पॉपुलेशन ठीक है, मतलब आपका आधा तो खर्चा रेमिटेंस से आ रहा है, वो भी पॉपुलेशन की वजह से ही है। जो लोग बाहर बेरोजगारी, जो यहाँ बेरोजगार थे और बाहर चले गए, और वहाँ 50% तो वो भेज रहे हैं। तो बाकी आपकी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी चलिए उस पर आगे बात करेंगे जब आपका सवाल है। सो रिजर्व्स हेडलाइन लेवल पे इम्प्रूव हो गए हैं, राइट? लेकिन एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बट कॉन्स्टेंटली वी कीप सीइंग इट इन एवरी टीवी शो, एवरी आर्टिकल की रोल ओवर। This still signals a lot of dependence, एक तो on financing, debt financing, and दूसरी चीज़ on the dependence on rollovers, right? Good relationships with countries. इससे क्या होता है, आपके मुल्क की autonomy threaten होती है, right? You have friendly countries that you kind of have to make deals with, जो eventually आपके लिए economically unfavorable होते हैं. So this is again like a very toxic cycle. How do we get rid of our debt, or do we just come back to the same point, which is exports? मशल में बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि यार हमारे इस मुल्क से ये डील हो गई। हमें अपने आप में सेल्फ बिलीव होना चाहिए। वो जो इकबाल की पोइट्री में है कि खुद ही को कार बुलंद रखना, या
मुझे मोहब्बत उन जवानों से है जो सितारों पे बांध देते हैं कमर। तो वी आर द बेस्ट एक्चुअली माइंड्स। मैं कितनी दफा बोलता हूँ कि वॉल स्ट्रीट में सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, यूएसए में सम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, सऊदी अरब ने द बेस्ट मिलिट्री जो हमारे साथ किया। अब अच्छा, अब दूसरा बात, जब आप बात कर रही हैं, बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि सऊदी अरब से आप इशारा कर रही हैं डिफरेंट मुल्कों पे जो हमारे फेवर्स मिल सकती है, नहीं मिलती फेवर्स। अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक मैं पब्लिक इंफॉर्मेशन है, मुझे कोई हर्ज नहीं बोलने में। एक सऊदी अरब की कंपनी है मनारा मिनरल्स, वो 1 साल से लगी हुई थी कि रेगोटेक में इन्वेस्ट करना है। किया, 1 बिलियन की बात थी और सस्ते में पाकिस्तानी दे रहे थे ओजीडीसी पीपीएल के थ्रू। मगर इंडिया में उन्होंने 100 बिलियन का एमओयू साइन किया हुआ है। तो बातों की हद तक तो नहीं बात चलेगी, एक्शन पे बात चलेगी। तो मेरा मानना ये है कि आप खुद अपनी पॉलिसीज अच्छी करें कि लोग आपके पास आए हैं ना मिलिट्री के लिए, इकोनॉमी में भी आएंगे एक दिन, तो वो बेहतर करें। मैं आपको लो हैंगिंग फ्रूट एक और बता देता हूँ। इंडिया की 200 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट है। वी आर 1/6 इन पॉपुलेशन, तो कम से कम 30 बिलियन तो होना, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें। 30 बिलियन तो है नहीं, हम 3 बिलियन पे खुश हो रहे हैं, ये कोई खुशी की बात नहीं है। Definitely. लोग पैसा बाहर पार्क कर रहे हैं, ऊपर से आप क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं। मैं कितनी दफा बता चुका हूँ, लिख चुका हूँ कि क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट है, ब्लॉकचेन डिफरेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट है। सी इसान दैट्स अ फैशनेबल नैरेटिव, राइट? आप सारे सीरियस बैंकर से अगर बात करें तो the only reason that we haven't been able to come up with a framework, firstly I personally, मैंने जितनी रिसर्च की है, जब आपके फॉरेन रिजर्व्स एक इतने क्रिटिकल लेवल पे होते हैं, आप नहीं इंटरनेशनल डिजिटल एसेट्स की मार्केट्स में एंटर कर सकते अनलेस आप एक बहुत टाइट किस्म का सैंड बॉक्स क्रिएट करें जिसमें पर यूजर यू हैव अ वेरी टाइट लिमिटेशन, which again comes to the same thing, people are still going to participate in it informally, right? Then when you look at it, you look at the fact that on one side you're promoting cryptocurrencies जो एक लेयर पे फंक्शन करती हैं ऑन टॉप ऑफ द ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन एक पूरा सिस्टम है जिस पे आपके इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों ने अपने ऑडिटिंग सिस्टम्स बिल्ड किए हुए हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी, राइट? बट यू हैव अ मार्केट ओवर हियर जो मेरी द वन दैट आई वर्क इन, राइट, द स्टॉक मार्केट, जो उसका अभी तक काउंसिल नहीं बना, ठीक है? उसकी प्रमोशन पे आप काम नहीं करते, बट यू कीप साइनिंग फैशनेबल MOUs फॉर ऑल ऑफ दिस, लेकिन अभी आपने स्टॉक्स को टोकनाइज करने की बात नहीं की। वाह! देखिए, बाइनेंस का जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है कि वो पकड़ा नहीं जाता, ट्रेस नहीं होता। तो पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश होंगे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं कि यार हमारी जो ब्लैक मनी है उसको हम बाइनेंस से बाहर भिजवाएंगे, फिर वाइट करके डॉक्यूमेंटेशन से और जो भी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके यहाँ कर लेंगे। एज यू राइटली पॉइंटेड कि हमें तो डॉलर्स का इशू है, तो वी शुड बैन इट। बेसिकली मेरा पॉइंट है, मैंने पब्लिकली इस पे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं रिनाउंड पब्लिकेशंस में। इसको आप बैन करें, जिस तरह आईपीपी पे आपने क्रैकडाउन किया था, इस पे आप फाइनेंस शुड नॉट बी, दिस ऐप शुड नॉट बी अलाउड इन पाकिस्तान। इसको आप बैन करें, आप इसकी तस्वीरें ना खिंचवाएं इसके फाउंडर्स के साथ जो कि जेल काट के आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। देखें, इकोनॉमी जो है माशाल, ये अब नेशनल सिक्योरिटी इशू है। मेरे नजदीक इकोनॉमी इज अ सबसेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान का एक इशू है टेरर फाइनेंसिंग। तो आप ये कोई आम आदमी गूगल कर ले, ये टेरर फाइनेंसिंग का टूल है बेसिकली, जो क्रिप्टो करेंसी। अभी चंद दिन पहले कराची में एक भत्ते का मामला हुआ था, वो भी पेमेंट्स किस में ले रहे थे? आप इसी में ले रहे थे, बाय द वे बिटकॉइन में ले रहे थे, क्योंकि ट्रेस नहीं होता। तो आप इसको कहेंगे मैं रेगुलेट करूंगा, ये आप इस तरह बात कर रहे हैं कि मछली को हम जो है ना अंडर वाटर से बाहर करके हम दरख्त पे चढ़ना सिखाएंगे। मछली सर्वाइव ही अंडर वाटर करती है। तो दिस इज द यूएसपी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इट्स नॉट एसेट बैक्ड, इट ऑपरेट्स ऑन अ बिगर फूल थ्योरी। इट्स एन एल्गोरिथम जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और उस पे आप ऑपरेट करते हैं। सब प्राइम मॉर्गेज में भी यही हुआ था। अगर कोई गूगल कर ले तो उस पर स्टडी कर लेगा, जिसकी वजह से ये फिर उसके रिटेलिएशन में बिटकॉइन क्रिएट हुआ था कि हम सेंट्रल बैंक को नहीं मानते तो हम इस तरह करते हैं। तो वो एक एकेडमिक फिलोसॉफिकल डिबेट हो जाती है। बट मेरे नजदीक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये शेरिया कंप्लायंट नहीं है और ये एसेट बैक नहीं है। इट्स अ स्पेकुलेटिव asset. It does not create employment, it does not create exports. Agreed. It is used for money laundering and terror financing. That's it. And actually हमारे मुल्क की हिस्ट्री में बहुत सारे
लोगों को बैन कर दिया है हमारे मुल्क से ओवर देयर इन्वॉल्वमेंट विद क्रिप्टो करेंसीज, बट एंड दोस पीपल आर स्टिल बैंड, ओके, उनके ऊपर केसेस अभी भी हैं, बट यू आर ट्राइंग टू लीगलाइज द होल थिंग विदाउट हैविंग, सबसे पहले तो आपका एक फ्रेमवर्क बनता है, राइट हसन? इवन इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग, यू हैव टू फर्स्ट implement blockchain technology, understand it within the country, you have to use it, फिर उसके ऊपर आप frameworks build करेंगे and then eventually you can think of introducing cryptocurrencies जब आपने already इतनी बाकी industries खड़ी की हुई हो to kind of support that transaction. इसी तरह है कि आप कह रहे हैं कि आपने गाड़ी चलानी है, आपके गाड़ी के पहिए नहीं लगे हुए, मगर आप कह रहे हैं मैंने सनरूफ लगानी है. बिल्कुल ऐसा है. तो पहले आप इकोनॉमी का पहिया चला लें. अच्छा, अगर आपने बहुत शौक है क्रिप्टो करेंसी का, वो कर लें जो चाइना ने किया है, अपनी सेंट्रली बैक डिजिटल करेंसी, CBDC बोलते हैं उसको. चाइना ने जैसे कि ई-युआन लॉन्च किया. तो अगर आपने फ्यूचर में इसको कुछ करना है तो अपनी सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसी लॉन्च करें. फ्री मशवरा दे रहा हूँ, बाकी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है. और वो भी एक लॉन्ग रन में है. पहले बेसिक आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करें और बाकी चीजें करें जिसपे कि आप सस्टेनेबल रहें, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती रहे. तो एक ये उस पे हो सकता है. और लोगों को इस तरफ लाना बंद कर दें. जो जेनजी है जिसने फाइनेंस नहीं पढ़ी हुई, वो कहेगा यार स्टॉक मार्केट में $100 में डाल के 150 बनाऊंगा, इधर तो मेरे $100 में 10,000 बन रहे हैं, तो मैं इधर ही आ जाता हूँ. तो वो स्टॉक मार्केट बिजनेस में हिस्सादारी है, ये एक जुआ है बेसिकली. सच्ची बात है, मेरे नजदीक तो इट्स गैम्बलिंग. आप किस बेस पे प्रेडिक्ट करते हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी ऊपर या नीचे आएगी? पीछे फैक्ट्री तो कोई चल रही है, कैंडलस्टिक्स. That is nonsense. That is like homeopathic में आप जाते हैं ना, तो वो चल भी जाती है और नहीं भी चलती. बिल्कुल ऐसा ही है, placebo effect. Yeah. No, definitely. I'm so glad you brought up this point because ये एक दुखती रग है, especially जब से एक unapproved बात हुई थी कि subsidized electricity जाएगी toward Bitcoin mining, जो government नहीं agree किया था, and eventually they did say that, you know, no, nothing like this is happening because आपके यहाँ एक्सपोर्टर्स फौत होकर रह गए हैं, उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, उनकी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, उनके एक्सपोर्ट्स को किसी तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा, हर तरह का वो टैक्स पे कर रहे हैं. एंड यहाँ बात हो रही थी फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी विच प्रमोट्स टेरर फाइनेंसिंग टू बी सब्सिडाइज्ड फॉर इट टू बी माइंड, जबकि मोस्ट ऑफ इट हैज़ ऑलरेडी बिन माइंड इन द वर्ल्ड. सो कमिंग बैक टू माई फाइनल क्वेश्चन about monetary easing, right? So our interest rates are down a lot compared to, you know, it's 11.5% lower than our most recent high, जो 22% था. But again, private sector investment is really cautious right now. And तो हमें क्या लगता है कि हमारा core issue at पाकिस्तान अब cost of capital नहीं है, लेकिन actually policy credibility more than anything, because मतलब आप जो अपना business design कर रहे होते हैं, आप एक साल का plan तो नहीं करते ना कि अच्छा अभी budget ये आया था तो अगले 12 महीने का ये plan है. आप बनाते हैं minimum अगले 5 साल का plan, right? तो we are unable to make plans of any kind because हमें पता नहीं है कि policies एकदम से उलट जाती हैं, changes आती हैं. So do you agree with this statement? मशल, इसमें लोग कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए, इन्फ्लेशन अभी भी 6%, 7% है, इंटरेस्ट रेट्स 4% ऊपर हैं, तो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्वियसली कंपेयर टू 22% तो कम आधी हो गई है. लेकिन वो जो जितना आपने डैमेज कर दिया 22% करके लोगों ने, मैं पर्सनली मिल ओनर्स जानता हूँ, बिजनेस ओनर्स जानता हूँ जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बैंकों में सूद रख फिर से पैसे कमाना शुरू कर दी, बेरोजगारी भी कर दी, एक्सपोर्ट भी बंद कर दी. वो जो अब मामला हो गया उसको रीबिल्ड करने में टाइम लगेगा. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्वियसली कम हुआ है. और अब किसी भी जो चैम्बर्स से बात करें तो वो यही कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन तक तो रखें आप कम से कम. और इन्फ्लेशन जो है वो जो हमारी, हाँ ना मशल, इन्फ्लेशन डिमांड पुल तो वैसे है नहीं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है. यानी कि जब तेल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. वो $150 पे तेल गया था तो इन्फ्लेशन, तेल बढ़ाना पड़ा, पेट्रोल, तो इन्फ्लेशन होगी. सप्लाई चेन डिसरप्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से होती है. तो आगे तो प्रोडक्शन 50s में रहेगा. ऑयल में भी आपको प्रोडक्शन, मैंने पिछले साल भी प्रोडक्शन दी थी और बड़े बड़े बैंक्स की ये, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की ये रिपोर्ट है, 50s में रहेगा. तो आगे कोई इतना इशू नहीं होगा कॉस्ट साइड पे, तो इंटरेस्ट रेट नीचे ही आएंगे, सिंगल डिजिट्स में बड़े आराम से आ जाएंगे. हमारी डेट सर्विसिंग भी कम होगी. साथ साथ हमें बाकी पॉलिसीज बेहतर करने की जरूरत है. सुपर टैक्स नहीं होना चाहिए बड़ी इंडस्ट्रीज पे भी, और जनरली टैक्सेशन का जो मामला है उस पर ऑब्वियसली प्रॉफिट्स
लोग हाइड करते हैं। इस वजह से आपका जो पहले सवाल था, लोग आईपीओ नहीं करते, तो इस वजह से भी डॉक्यूमेंट होने से डरते हैं वो। तो एक उसकी आप टैक्स बेस बढ़ाने पे अगर बात करें या उस पे पॉलिसीज लाएं तो काफी ज्यादा फायदा होगा। डेफिनेटली। तो उसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला मामला भी करने की जरूरत है। रेड टेप जो है कम होनी चाहिए, बल्कि इंसेंटिवाइज होना चाहिए। businessmen are the people who create jobs in the economy. They are the people who should be Definitely, treated well. and prioritize, और उनकी जो प्लीज होती है स्पेशली FPCCI और जितने आपके बिजनेस के ये क्या कहते हैं, all of these boards that they've created in these councils, they should be listened to because they're the ones who are investing the most in this country. So I agree with you. But Hisan, thank you so much for being with us once again on the show. You always come and share so much insight. And my favorite part about it is कि आप Hisan loves it. So I really appreciate you being on the show. और आप लोगों से मिलूंगी अगली दफा. Till then, take care. खुदा हाफिज़.